हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ आधुनिक भारत की जो इतिहास की सीरीज चली थी उसका चैप्टर नंबर तीसरा है। ठीक फ्रेंड्स, इससे पहले कि दो चैप्टर हो गए हैं और दोनों चैप्टर के दो दो पार्ट बने हैं, यानी कि 4 वीडियो प्रोवाइड करा दी मैंने 2 चैप्टरों की। और किसी ने ना देखी हो तो चैनल की प्ले लिस्ट में जाके देख लेना। ठीक फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से प्ले लिस्ट बना दी गई है और उन प्ले लिस्ट में चारों वीडियो यानी कि 2 चैप्टर की वीडियो लगा दी गई हैं। और आज हम अपना देखेंगे तीसरा चैप्टर, और इसमें भी देखेंगे हम भारत में ब्रिटिश साम्राज्य, आर्थिक नीतियाँ और प्रशासनिक ढांचा कैसा था। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, सरकार का ढांचा पहले देखेंगे, सरकार वगैरह कैसी थी। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। यहाँ से देखिए कंपनी ने, ठीक फ्रेंड्स, कंपनी ने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, एक सेकेंड। ठीक फ्रेंड्स, अब देखिए कंपनी, यहाँ से देखिए कंपनी ने 1765 में जब बंगाल पर नियंत्रण कर लिया तो, ठीक फ्रेंड्स, उस टाइम की बात हो रही है जब बंगाल पर नियंत्रण हो गया था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था और उसके बाद पूरे देश पर, लगभग पूरे बंगाल पर और पूरे देश में अंग्रेज छा गए थे। तो उसी टाइम की बात है ये। कंपनी ने 1765 में जब बंगाल पर नियंत्रण कर लिया तो इसके प्रशासनिक ढांचे में कोई नया परिवर्तन करने का इरादा नहीं था। ठीक फ्रेंड्स, जब मतलब बंगाल पर कब्जा हो गया था तो मतलब इसके कानून वगैरह या फिर इनका प्रशासनिक ढांचा परिवर्तन करने का अंग्रेजों का कोई इरादा नहीं था या कोई मूड नहीं था। ठीक फ्रेंड्स, ये बात बताई गई है। आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, इरादा नहीं था उनकी उनकी यह भी मंशा थी कि वे कर वसूल कर उसको इंग्लैंड भेजते रहे। ठीक फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है कि उनको किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं था, उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब था। और वो इतना प्रॉफिट कमा रहे थे और सिर्फ उनको प्रॉफिट से मतलब था और प्रॉफिट सारा जा रहा था इंग्लैंड में। तो वही बात बताई गई है, उनकी यह भी मंशा थी कि वे कर वसूल कर इंग्लैंड भेजते रहे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। यहाँ से भारतीय अधिकारियों, ठीक फ्रेंड्स, भारतीय अधिकारियों के देख रेख में ही कार्य कर सकते थे। ठीक फ्रेंड्स, भारत के अधिकारी वगैरह थे तो वो अंग्रेज अधिकारियों की देख रेख में ही कार्य कर सकते थे। ये कार्य लिखा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, कार्य कर सकते थे। आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से है ना, भारतीय अधिकारियों को, ठीक फ्रेंड्स, भारतीय अधिकारियों को ब्रिटिश गवर्नर, ठीक फ्रेंड्स, भारतीय अधिकारियों को ब्रिटिश गवर्नर अधिकारियों की देख रेख में कार्य कर सकते थे। ठीक फ्रेंड्स, जो भारतीय अधिकारी वगैरह थे वो ब्रिटिश गवर्नर की देख रेख में कार्य कर सकते थे। भारतीय अधिकारियों के पास, ठीक फ्रेंड्स, भारतीय अधिकारियों के पास दायित्व थे। ठीक फ्रेंड्स, भारतीय अधिकारियों के पास दायित्व थे लेकिन अधिकार नहीं थे। ठीक फ्रेंड्स, और इसके विपरीत जो कंपनी के अधिकारी थे उनके पास पूरे अधिकार थे लेकिन उनका कोई दायित्व नहीं था। ठीक फ्रेंड्स, ये अधिकारियों लिखा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, पेंसिल से, अधिकारियों के पास दायित्व तो थे लेकिन अधिकार नहीं थे। लेकिन इसके विपरीत में जो अंग्रेजी कंपनी के अधिकारी थे उनके पास फुल पावर थी, फुल अधिकार थे, बट उनका कोई दायित्व नहीं था। ठीक फ्रेंड्स, वो ऐसे ही लगे रहते थे काम करने में। ठीक फ्रेंड्स, और जो इंडिया के या वो क्या कहते हैं भारतीय अधिकारी थे, इनके ऊपर पूरी पैनी नज़र रखते थे। ये इनकी देख रेख में ही इंडिया वाले कार्य कर सकते थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब देखिए 1772 में, ठीक फ्रेंड्स, 1772 में कंपनी ने दोहरी व्यवस्था समाप्त कर दी। ठीक फ्रेंड्स, और बंगाल का शासन अपने हाथों में लेकर अपने अधिकारियों को नियुक्त कर दिया। ठीक फ्रेंड्स, 1765 से दोहरी व्यवस्था चल रही थी, 1772 में आगे खत्म हो जाती है और दोहरी व्यवस्था समाप्त कर दी और बंगाल का शासन अंग्रेजों ने अपने अंडर ले लिया और वहाँ पर अपने अधिकारी नियुक्त कर दिए या अपॉइंट कर दिया। ठीक फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए यहाँ से कंपनी के, ठीक फ्रेंड्स, ब्राइटनेस ज़्यादा तेज तो नहीं है, मैंने थोड़ी कम कर दी है। ठीक फ्रेंड्स, कंपनी के, यहाँ से देखिए कंपनी के मालिकों ने, ठीक फ्रेंड्स, कंपनी के मालिकों ने लाभांश की दर बढ़ाकर, ठीक फ्रेंड्स, कंपनी के जैसे ही इनके अंग्रेजों के मतलब अधिकारी वगैरह बंगाल में नियुक्त हुए होंगे तो उसी समय कंपनी के मालिकों ने, ठीक फ्रेंड्स, कंपनी के मालिकों ने लाभांश की दर बढ़ाकर 1767 में 10% से, ठीक फ्रेंड्स, 10% से बढ़ाकर 1971 में 12.5% कर दी। ठीक फ्रेंड्स, ये इधर लिखा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, अब दिखाई दे रहा होगा। कंपनी के मालिकों ने लाभांश की दर बढ़ाकर 1767 में 10% से बढ़ाकर 1971, क्या कहते हैं, 1771 में 12.5% कर दी थी। ठीक फ्रेंड्स, ये कर दी लिखा हुआ है। अब देखेंगे आगे। ठीक फ्रेंड्स, एक बार और देख लीजिए, पहले मैंने लाइट पेंसिल चला रखी थी, अब डार्क कर दिया। ठीक फ्रेंड्स, अब दिखाई दे रहा होगा अच्छे से।
ठीक फ्रेंड्स, पहले मैंने लाइट पेंसिल हल्की हल्की चला रखी थी, अब डार्क कर दिया बिल्कुल, अब अच्छे से दिखाई देगा। ठीक फ्रेंड्स, अब देख लेना। आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड, कंपनी द्वारा दिए जा रहे लाभांश की ऊंची दरों और उनके अधिकारियों द्वारा भारी संपत्ति लेकर विदेश या अपने स्वदेश लौटने ब्रिटिश साम्राज्य के दूसरे वर्गों में ईर्ष्या की आग भड़का दी थी। ठीक फ्रेंड्स, सिंपल वे में समझाता हूँ। जो कंपनी के जो मालिक वगैरह थे ना इंग्लैंड के, तो वो यहाँ आए हुए थे, इन्होंने अपनी दरें वगैरह ऊंची कर दी थी। अभी पीछे पड़ा है ना, दरें वगैरह बढ़ा दी थी, 10 से 12.5% कर दी थी, और जिससे इनको और अधिक लाभ होने लग गया। और जिससे ये भारी संपत्ति वगैरह लेकर इंग्लैंड अपने देश वापस जा रहे थे, तो जो वहाँ के जो दूसरे वर्ग थे ना, दूसरे वर्गों के लोग थे, उनमें मतलब ईर्ष्या की भावना पैदा कर दी, या मतलब उन लोगों को जलन होने लगी होगी, या ईर्ष्या की भावना इन्होंने भड़का दी थी वहाँ जाकर। क्योंकि जो लोग इंग्लैंड में रह रहे थे वो सोच रहे थे कि वहाँ जा रहे हैं और मतलब पूरा ठाट बाट पैसा लेकर यहाँ आ रहे हैं, तो ईर्ष्या की भावना होना तो लाजमी बात होगी। ठीक फ्रेंड्स, तो इसी वजह से ये भारी संपत्ति लेकर अपने देश में पहुंच रहे थे और वहाँ के लोगों में ईर्ष्या की आग भड़क उठी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आगे देखिए, उनके दो खास निशाने क्लाइव और वारेन हेस्टिंग थे। ठीक फ्रेंड्स, तो वहाँ के जो लोग वगैरह थे उनके खास निशाने पर रॉबर्ट क्लाइव और वारेन हेस्टिंग थे, क्योंकि ये दोनों उस टाइम थे यहाँ पर। आगे देखिए, 1767 में। ठीक फ्रेंड्स, 1767 में संसद ने एक कानून बनाकर कंपनी के लिए ब्रिटिश खजाने के प्रति वर्ष 4 लाख पाउंड देना अनिवार्य बना दिया। ठीक फ्रेंड्स, अब यहाँ ये बात हुई है कि 1767 में ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी उसमें एक कानून बनाया गया होगा, और उस कानून में ये कहा गया था कि ब्रिटिश जो सरकार है, ब्रिटिश शाही खजाना है, उसमें आप लोग प्रति वर्ष यानी कि हर साल 4 लाख पाउंड हर साल जमा कराओगे पैसे। ठीक फ्रेंड्स, इससे ऊपर चाहे तुम कुछ कमाओ, हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ के लोग भड़क उठे थे, ईर्ष्या हो रही थी, तो कुछ कानून बना दिया, और उस कानून में ये कहा गया कि हर साल कंपनी वालों से कि तुम हमें 4 लाख पाउंड रुपए दोगे या जो भी धनराशि दोगे, और उसके ऊपर चाहे तुम कितना ही कमाओ, हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, वही बात हुई थी। आगे देखिए, यहाँ देखिए अर्थशास्त्री। ठीक फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र के संस्थापक एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में राष्ट्रों की संपत्ति में सीमित सदस्यता वाली कंपनियों की निंदा की है। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हजारों बार इस पुस्तक का नाम पूछा गया होगा कि वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी, तो एडम स्मिथ ने। ठीक फ्रेंड्स, एडम स्मिथ ने लिखी थी, और इनको अर्थशास्त्र का संस्थापक कहा जाता है। दोनों लाइनों से क्वेश्चन बनता है, वेल्थ ऑफ नेशन किसकी है, तो एडम स्मिथ की है, और अर्थशास्त्र का संस्थापक किसको कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को। ठीक फ्रेंड्स, इन्होंने कंपनी की निंदा वगैरह की होगी। ठीक फ्रेंड्स, वही बात बताई गई। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। अगर कंपनी, ठीक फ्रेंड्स, अगर कंपनी के अनेक शक्तिशाली शत्रु थे, तो संसद में उनके शक्तिशाली मित्र भी थे। ठीक फ्रेंड्स, जैसे कि कंपनी के बहुत सारे मतलब दुश्मन भी होंगे, तो उनके संसद में उन्होंने दोस्त भी बना रखे थे, यही बात बताई जा रही है। ठीक फ्रेंड्स, अगर कंपनी के अनेक शक्तिशाली शत्रु थे, तो संसद में उनके शक्तिशाली मित्र भी थे, जो इनके फेवर में डिसीजन वगैरह देते होंगे। आगे चलते हैं। इसके अलावा, ठीक फ्रेंड, इसके अलावा सम्राट जॉर्ज तृतीय उसके संरक्षण में थे। ठीक फ्रेंड्स, जो सम्राट जॉर्ज तृतीय था ना, ये कंपनी के संरक्षण में था, मतलब कंपनी को सपोर्ट करता होगा। ठीक फ्रेंड्स, अब देखिए संरक्षण में थे। आगे चलते हैं। संरक्षण में थे, यहाँ तक हो गया ना। इसका अंत में संसद ने एक समझौता का रास्ता निकाला। ठीक फ्रेंड, अंत में समझौते का एक रास्ता निकाला। आगे देखते हैं कि कंपनी के भारतीय प्रशासन की बुनियादी नीतियों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण रहेगा, ताकि भारत में ब्रिटिश शासन को ब्रिटेन की उच्च वर्गों के समूह हित तक चलाया जा सके। ठीक फ्रेंड्स, अब देखिए, यहाँ ये फैसला हुआ था, संसद ने एक रास्ता निकाला था, और उस रास्ते में ये कहा गया कि भारत की कंपनी के भारतीय प्रशासन की बुनियादी नीतियों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण रहेगा। ठीक फ्रेंड्स, जो भारत की बात हो रही है, भारत में जो कंपनी वगैरह थी, और भारत के शासन पर भी ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। यहाँ नियंत्रण रहेगा ताकि भारत में ब्रिटिश शासन को ब्रिटेन के उच्च वर्गों के समूहित के लिए चलाया जा सके। ठीक फ्रेंड्स, ये कहा गया कि जो भारत में कंपनी वगैरह थी ना, वो ब्रिटेन के जो उच्च वर्गों के समूह
के हितों के लिए चलाया जा सके। ठीक है, इन कंपनियों को जो ब्रिटेन में रह रहे थे लोग, उच्च वर्गों के लोग थे, उनके फ़ायदों के लिए यहाँ से निरंतर चलाया जा सके। ठीक फ्रेंड्स, उनके फ़ायदों के लिए यहाँ से कंपनी चलाई जा सके या इसके ऊपर नियंत्रण किया जा सके। किसके लिए? ब्रिटेन के उच्च वर्गीय समूह के फ़ायदे के लिए। ठीक फ्रेंड्स, ये बात हुई थी। आगे देखते हैं 1773 में। ठीक फ्रेंड्स, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी की गतिविधियों से संबंधित पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून था। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पहला रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? तो 1773 में। ठीक फ्रेंड्स, और ये कंपनी की गतिविधियों से संबंधित पहला संसदीय कानून था। ठीक फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं क्या क्या है। इस कानून के कारण कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर गठन में परिवर्तन हुआ। ठीक फ्रेंड्स, जो कंपनी का जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कह लो, जो उसके अधिकारी वगैरह थे, उसमें गठबंधन में परिवर्तन हुआ था तथा उनकी गतिविधियां ब्रिटिश सरकार की निगरानी में आ गई थी। ठीक फ्रेंड्स, जो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ भी कह लो, जो ये अपनी मनमानी कर रहे थे ना, तो इनके लिए एक्ट बनाया गया था। और इनकी जितनी भी सारी गतिविधियाँ वगैरह थी, अब सारी ब्रिटिश सरकार के अंडर आ गई थी। ठीक फ्रेंड्स, ब्रिटिश सरकार की निगरानी में आ गई थी। आगे देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए रेगुलेटिंग एक्ट के 200। ठीक फ्रेंड्स, रेगुलेटिंग एक्ट के 200 के कारण, ठीक फ्रेंड्स, जो रेगुलेटिंग 1773 में आया था ना एक्ट, उसमें कुछ कमियां वगैरह थी। उसके 200 को दूर करने के लिए दूसरा रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था, जिसको पीटिस इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता था। देखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट के 200 के कारण 1784 में एक और कानून बनाना पड़ा, जिसे पीटिस इंडिया एक्ट कहा जाता था। ठीक फ्रेंड्स, इस कानून के बल पर ब्रिटिश सरकार का कंपनी के मालों तथा उनके भारतीय प्रशासन पर पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया था। ठीक फ्रेंड्स, अभी तक जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बना था, इसमें तो सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की चेंजेस वगैरह हुए होंगे, उन पर नियंत्रण था। लेकिन अब जो 1784 का पीटिस इंडिया एक्ट आया, इसने पूरे जो कंपनी का शासन प्रणाली थी वो सारा ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गया था, यानी कि पूरा ब्रिटिश सरकार का पूरा शासन स्थापित हो गया था कंपनी के ऊपर। आगे देखेंगे, उसने भारतीय मालों की देखरेख के लिए 6 कमिश्नर नियुक्त किए गए। ठीक फ्रेंड्स, मतलब भारतीय जो भी मामले थे उनको देखरेख करने के लिए, उनको सुलझाने के लिए 6 कमिश्नर नियुक्त किए थे। इसी तरह बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसी को बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता था। ठीक फ्रेंड्स, जो भारतीय मामले थे, कंपनी से संबंधित या कुछ और संबंधित मामले थे, उनको सुलझाने के लिए 6 कमिश्नर नियुक्त किए गए थे और इसी को बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता था। ठीक फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं कौन कौन था। इसमें 2 कैबिनेट मंत्री शामिल होते थे। ठीक फ्रेंड्स, इसमें 2 कैबिनेट मंत्री शामिल होते थे। इस कानून ने भारत के शासन को, ठीक फ्रेंड्स, इस कानून ने भारत के शासन को गवर्नर जनरल तथा 3 सदस्यों वाली एक काउंसिल के हाथों में दे दिया। ठीक फ्रेंड्स, इसमें 2 कैबिनेट मंत्री भी शामिल थे और इस कानून ने भारत के शासन को गवर्नर जनरल तथा 3 सदस्यों वाली एक काउंसिल के हाथों में दे दिया था। ये देखिए, काउंसिल के हाथों में दे दिया था, यहाँ तक हो गया। इस कानून ना मुंबई, ठीक फ्रेंड्स, इस कानून ने, ठीक फ्रेंड्स, ये नया हो गया। अब इस कानून ने मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को युद्ध, कूटनीति और राजस्व के मामले में स्पष्ट शब्दों में बंगाल के अधीन कर दिया। ठीक फ्रेंड्स, जो ये कानून वगैरह बना था, तो ये पूरा कंट्रोल बोर्ड ऑफ नियंत्रण करने के लिए 6 कमिश्नर नियुक्त करे गए थे और उसमें ही ये बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसी जो युद्ध, कूटनीतियाँ, राजस्व के मामले सारा कुछ जो बंगाल के अधीन कर दिया था। ठीक फ्रेंड्स, जो बंगाल में बैठे हुए 6 कमिश्नर वगैरह थे, वो सब देख रहे थे और वही सब मामलों की देख रेख करेंगे या मामले सुलझाएंगे। ठीक फ्रेंड्स, इसीलिए उनकी नियुक्ति की गई थी। ठीक फ्रेंड्स, मुंबई और जो मद्रास प्रेसिडेंसी वगैरह में जो भी यहाँ से राजस्व वगैरह या युद्ध या कूटनीति या टैक्स वगैरह जो कुछ मामला था, वो सब बंगाल के अंडर कर दिया था और पूरा बंगाल किनके अंडर था? उन 6 कमिश्नरों के अंडर। ठीक है, ठीक फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। पिट के इंडिया एक्ट ने, ठीक है, पिट के इंडिया एक्ट ने भारत की सरकार 1857 तक चलाई। ठीक फ्रेंड्स, जो पिट इंडिया एक्ट बनाया गया था, ये भारत की सरकार को 1857 तक इसने चलाई थी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। 1813 का चार्टर एक्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर में, हर लाइन से क्वेश्चन बनना है वो मैं बताऊंगा। 1800 चार्टर के एक्ट के अनुसार भारतीय कंपनी पर कंपनी का अधिकार समाप्त हो गया। ठीक फ्रेंड्स, समझ रहे होंगे, जो 1800 चार्टर का अधिनियम आया था, इसके अनुसार भारतीय व्यापार पर कंपनी का अधिकार समाप्त हो गया था
इस पहली लाइन से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये बनता कि किस चार्टर एक्ट के दौरान कंपनी का अधिकार, भारत के व्यापार पर कंपनी का अधिकार समाप्त हो गया था? तो 1813 का चार्टर एक्ट था। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। अब कंपनी का अधिकार भारत के व्यापार से समाप्त हो गया था। अब आगे देखेंगे। और सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत के साथ व्यापार करने की छूट दे दी गई। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि अभी तक इनके पास अथॉरिटी वगैरह थी ब्रिटिश कंपनी के पास कि जाओ तुम भारत में व्यापार करोगे, लेकिन अब ये भारत के व्यापार से कंपनी का अधिकार समाप्त हो गया। अब पूरे ब्रिटिश के जितने भी नागरिक थे उन सबको खुली छुट्टी दे दी कि भाई जाओ तुम भी इंडिया को थोड़ा लूट पाट के आओ। ठीक फ्रेंड्स, वही बात बताई जा रही है कि भारत के साथ व्यापार करने की छूट दे दी थी। पर जो इंडिया की चाय थी ना, इंडिया के पर चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का अधिकार बना रहा। ठीक फ्रेंड्स, जो चाय का व्यापार था और जो चाइना के साथ इनका व्यापार लेन देन चल रहा होगा उस पर अधिकार कंपनी का ही बना रहा। बाकी सब कुछ खोल दिया था सब नागरिकों के लिए, जाओ भाई तुम भी इंडिया की सैर करके आओ। आगे देखेंगे। उनका राजस्व भी कंपनी के हाथों में ही बने रहे। ठीक फ्रेंड्स, जो चाय और चीन के साथ व्यापार था ना, तो उनका राजस्व, उनका टैक्स वगैरह भी कंपनी के हाथों में ही थे, क्योंकि इनके साथ व्यापार अभी ख़त्म नहीं हुआ था। तो इनसे जो भी टैक्स कलेक्शन होता हुआ वो कंपनी के हाथों में ही जाता हुआ। आगे देखेंगे। भारत में अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार भी कंपनी के पास ही रहा। ठीक फ्रेंड्स, मतलब चीन चाय पर व्यापार रहा और टैक्स वसूलने का व्यापार भी रहा, और भारत में जो भी अधिकारियों की अपॉइंटमेंट या नियुक्ति होगी वो भी कंपनी के पास ही रहेगा, वही करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। 1833 के चार्टर एक्ट ने चाय के व्यापार तथा चीन के व्यापार पर कंपनी का अधिकार भी समाप्त कर दिया। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइन कि क्वेश्चन ये बनता कि किस चार्टर एक्ट ने चाय और चीनी के साथ व्यापार समाप्त कर दिया था कंपनी का? तो वो था 1833 का चार्टर एक्ट। और एक और क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा अगर डीप में पूछा जाता है ना, तो क्वेश्चन ये बना है पीसीएस वगैरह की, ऐसा कौन सा चार्टर एक्ट था जिसमें इंडिया के ऊपर पहली बार 1 लाख रुपए खर्च किए थे? तो वो था 1813 का चार्टर एक्ट। फ्रेंड्स, 1813 का चार्टर एक्ट था, तो याद रखेंगे। पहली बार 1813 के चार्टर एक्ट में इंडिया में किसी पढ़ाई पर या शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किए थे। ठीक फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन मैंने जो बोला है ना, जो मैं टेस्ट सीरीज तैयार कर रहा हूँ उसमें सारे क्वेश्चन आपको डीप में मिलेंगे, इसीलिए कह रहा हूँ मैं आप यहाँ डीप से पढ़ लो। वहाँ पर मैं कुछ बताऊँगा नहीं, सीधा क्वेश्चन और आंसर। ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन पढ़ा और आंसर। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ समझाने का टाइम नहीं होगा, समझा मैं यहाँ रहा हूँ, वहाँ तो सिर्फ हमारे पास टाइम नहीं होगा, वो तो सिर्फ रिवीजन टेस्ट है। ठीक फ्रेंड्स, इसीलिए बोल रहा हूँ डिटेल में यहाँ से पढ़ते जाओ ताकि आपको टेस्ट लगाने में मज़ा आए और तैयारी आपकी मजबूत हो जाए। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हो गया था। आगे चलते हैं। भारत का रोज़मर्रा प्रशासन। ठीक फ्रेंड्स, भारत का जो भी शासन था वो मीलों दूर रहकर नहीं चलाया जा सकता था। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि जो भारत का शासन वगैरह था ना वो इंग्लैंड में बैठकर नहीं चलाया जा सकता था। ये बात हो रही है, भारत का रोज़मर्रा का प्रशासन मीलों दूर रहकर नहीं चलाया जा सकता था, इसलिए गवर्नर जनरल इन काउंसिलिंग को सर्वोच्च अधिकार दे दिया गया। ठीक फ्रेंड्स, जो गवर्नर जनरल था इन काउंसिलिंग में उसको सर्वोच्च अधिकार दे दिया गया। ठीक फ्रेंड्स, पूरा पावरफुल अथॉरिटी दे दी होगी, क्योंकि जो इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह थे, जो संसद के मेंबर पार्लियामेंट में बैठे थे, वो तो इंग्लैंड में थे और इतनी दूर से रहकर इंडिया के अंदर शासन नहीं चलाया जा सकता था। और जो कंपनी के शेयर होल्डर वगैरह थे वो इंग्लैंड में थे, तो जो फुल अथॉरिटी इसको दे दी थी, किसको? गवर्नर जनरल इन काउंसिलिंग के सर्वोच्च अधिकारी को दे दिया गया। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि महत्वपूर्ण, आगे देखिए, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों पर काउंसिल की राय को ठुकराने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को था। ठीक फ्रेंड्स, मान लो कोई मतलब इम्पोर्टेंट पर्सन वगैरह पूछता है या कोई क्वेश्चन या कोई क्वारी वगैरह होती है काउंसिल की। ठीक फ्रेंड्स, जो काउंसिल में पर्सन वगैरह होते हैं वो कोई क्वेश्चन वगैरह या कोई क्वारी वगैरह पूछते हैं, तो उनकी क्वेश्चनों को ठुकराने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को था, इसलिए इसको पूरा महत्वपूर्ण अधिकारी बना दिया था। ठीक फ्रेंड्स, इसीलिए अब वही भारत का वास्तविक और प्रभावी शासक बन गया और ब्रिटिश सरकार की निगरानी, नियंत्रण और मार्गदर्शन का शासन चलाने लगा। ठीक फ्रेंड्स, मतलब इसकी बल्ले बल्ले हो गई थी, पूरी फुल अथॉरिटी दे दी थी इसको। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब देखेंगे भारत में अंग्रेजों की आर्थिक नीतियाँ। ठीक फ्रेंड्स, भारत में अंग्रेजों की आर्थिक नीतियाँ, तो पहली है वाणिज्यिक नीति। देखेंगे 1600 से 1757 तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमिका एक ऐसे व्यापारिक निगम की थी जो भारत में माल या बहुमूल्य धातुएं लाता था तथा उसके बदले कपड़े, मसाले
आदि भारतीय माल लेकर उन्हें विदेशों में बेचता था। ठीक फ्रेंड्स, ये बात बताई जा रही है कि जो 1600 से 1757 तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमिका एक ऐसे व्यापारिक निगम की थी जो भारत में माल या बहुमूल्य वस्तुएं लाता था। ठीक फ्रेंड्स, और उनके बदले कपड़े, मसाले और भारतीय वस्तुएं लेकर विदेशों में बेचता था। मतलब अपने इंग्लैंड वगैरह से कच्चा पक्का माल लाता हुआ और यहाँ से खरीद कर यहाँ के जो बहुत ही अच्छे, सबसे सुंदर कपड़े, मसालों की बहुत मांग थी और भारत के सूती कपड़ों की मांग उस टाइम बहुत ज़्यादा थी, तो यहाँ से ले जाकर विदेशों में अच्छे रेटों पर बेचता था ये। ठीक फ्रेंड्स, ये बात बताई जा रही है। आगे देखेंगे। पर प्रारंभ से ही ब्रिटिश उद्योगपति ब्रिटेन में भारतीय वस्त्रों की लोकप्रियता से ईर्ष्या करते थे। ठीक फ्रेंड्स, मैंने अभी बताया ना कि भारत के कपड़े उस टाइम बहुत ही वर्ल्ड फेमस थे और इनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। भारत वालों की विदेश में बेचने जाते थे, बट इन इंग्लैंड वालों ने सारा किरे धरे पे पानी फेर दिया। ठीक फ्रेंड्स, वही बात बताई जा रही है कि पर आरंभ से ही ब्रिटिश उद्योगपति ब्रिटेन में भारतीय वस्त्रों की लोकप्रियता से जलते थे। ठीक फ्रेंड्स, भारतीय के कपड़ों से ही शुरू से ही इंग्लैंड वाले जलते रहे होंगे। ठीक फ्रेंड्स, वही बात बताई गई है। आगे देखेंगे 1720 तक छापेदार। ठीक फ्रेंड्स, छापेदार मतलब वो डिजाइन वगैरह जैसे आज के टी शर्ट वगैरह आती नहीं, जैकेट टी शर्ट वगैरह आती है प्रिंटेड वगैरह। ठीक फ्रेंड्स, तो वही बात हो रही है। 1720 तक छापेदार या रंगे सूती वस्त्रों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून बन चुके थे इंग्लैंड में। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि इंडिया वाले A1 क्वालिटी की कपड़ा वगैरह बनाते थे और विदेशों में बेचने जाते थे, तो इन्होंने 1720 में कानून बना दिया था। इंग्लैंड वालों ने रंगे सूती वस्त्रों पर प्रतिबंध लगाने का कानून बन चुका था। ठीक फ्रेंड्स, और इसके अलावा सादे वस्त्र जो सिंपल कपड़े वगैरह होंगे उन पर भारी टैक्स लगा दिया था। ठीक फ्रेंड्स, इसके अलावा जो सिंपल कपड़े थे भारत के, उन पर भारी टैक्स लगा दिया था या मसूल लगा दिया था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। देखिए 1750-51 में भारतीय कारखानों ने ब्रिटेन को, ठीक फ्रेंड्स, 1750 में भारतीय कारखानों ने ब्रिटेन को 15 लाख पाउंड का भारतीय माल निर्यात किया। ठीक है, इंडिया की जो कंपनी वगैरह थी उन्होंने ब्रिटेन को 15 लाख पाउंड भारतीय माल निर्यात किया था, यानी कि भेजा था, जिसे 1797-98 तक बढ़कर 85 लाख पाउंड हो जाना चाहिए था। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ये बात बताई जा रही है। पहले 1750-51 में 15 लाख पाउंड माल निर्यात किया था और जिसे आगे बढ़कर 1797-98 में बढ़कर 58 लाख पाउंड हो जाना चाहिए था। आगे देखेंगे ब्रिटिश सरकार। ठीक है, ब्रिटिश सरकार अपने उभरते हुए मशीनरी उद्योग को सुरक्षा देने पर अड़िग थी। मतलब ब्रिटिश सरकार ये सोच रही थी कि हम जितनी जल्दी मशीन उद्योग वगैरह ला पाएँ तभी हम कंपटीशन में आ पाएंगे, क्योंकि ठीक फ्रेंड्स मशीन का मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता, पता ही है। ठीक फ्रेंड्स, इसीलिए ये ज़्यादातर मशीनों को प्रायोरिटी दे रहे थे कि जल्दी से जल्दी मशीनें लाई जाएं, क्योंकि उसके माल अभी भी सस्ते और बेहतर भारतीय मुकाबलों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि ब्रिटेन के जो भी माल वगैरह होंगे वो अभी भी भारत के मुकाबले मतलब थोड़े कम ही होंगे, नीचे होंगे या A1 क्वालिटी के नहीं होंगे। ठीक फ्रेंड्स, और इसीलिए ये ज़्यादातर मशीनरी पर डिपेंड होना चाहते थे, क्योंकि इनके जो ब्रिटेन के सस्ते माल वगैरह थे वो भारतीयों के मुकाबले ज़्यादा अच्छे नहीं थे। ठीक फ्रेंड्स, ये लिखा हुआ है ना, क्योंकि उनके माल अभी भी सस्ते और बेहतर भारतीय मालों के मुकाबला नहीं कर रहे थे, इसलिए ज़्यादातर ये मशीन के ऊपर डिपेंड होना चाहते थे, क्योंकि इनका जो माल था वो A1 क्वालिटी का नहीं था और भारतीय माल के मुकाबले तो बिल्कुल ही कमज़ोर होगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति ने इस अर्थव्यवस्था तथा भारत के साथ उनके आर्थिक संबंधों को पूरी तरह बदल कर रख दिया। ठीक फ्रेंड्स, जो ब्रिटेन में क्रांति वगैरह आई थी उसकी बात हो रही है। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति ने उसकी अर्थव्यवस्था तथा भारत के साथ उसके आर्थिक संबंधों को पूरी तरह बदल कर रख दिया। आगे देखेंगे। युद्धों और उपनिवेशवाद के दौरान ब्रिटेन में अनेक विदेशी बाजारों पर एकाधिकार कायम कर लिया गया। ठीक फ्रेंड्स, युद्ध हुए वगैरह होंगे उपनिवेशवाद के दौरान ब्रिटेन के अनेक विदेशी बाजारों पर एकाधिकार कायम कर लिया था। आगे देखेंगे। इस मामले में अफ्रीका, एशिया, वेस्ट इंडीज और लातीनी यानी कि लैटिन अमेरिका जो बोलते हैं ना आज के करंट के टाइम पे, उसकी बात हो रही है। लातीनी अमेरिका या लैटिन अमेरिका से तथा ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके नौकर द्वारा भारत से प्लासी युद्ध के बाद ले जाई गई पूंजी ने
औद्योगिक प्रसार की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक फ्रेंड्स, सिंपल वे में समझिए। कह रहे थे कि जो इस मामले में जो अफ्रीका, ठीक फ्रेंड्स, जो इंग्लैंड वालों की बात हो रही है, अंग्रेजों की, अफ्रीका से, एशिया से, वेस्ट इंडीज से और लैटिन अमेरिका से जो ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके नौकरों द्वारा जो भी यहाँ से प्लासी के युद्ध के बाद जो भी दौलत वगैरह लूट के ले जाई गई थी ना, तो उसने एक औद्योगिक प्रसार का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इंग्लैंड में जाके। और दूसरी बात ये थी कि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि से, ठीक फ्रेंड्स, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि से फलते फूलते उद्योगों की और अधिक सस्ते श्रम की अवस्था पूरी कर दी। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति चल रही थी उस टाइम, और इधर जनसंख्या वगैरह भी पूरी तेजी से बढ़ रही थी। ठीक फ्रेंड्स, वही बात बताई जा रही कि ये बात बताई जा रही कि इधर तो तेजी से जनसंख्या बढ़ रही थी और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति चल रही थी, तो यहाँ से जो भी बंदे वगैरह ले जाए जाते होंगे, उन्होंने सस्ते मजदूर मिल गए होंगे उनको। डिफरेंट मतलब उनका श्रमजीवी बहुत ही सस्ता हो गया होगा, क्योंकि औद्योगिक क्रांति चल रही थी और इधर जनसंख्या वगैरह तीव्र गति से बढ़ती जा रही थी। तो उन्होंने सोचा होगा कि यहीं से क्यों ना मजदूर ले जाएं, क्योंकि यहाँ से के मजदूर वगैरह बहुत ही सस्ते थे। डिफरेंट ये लिखा हो ना, फलते फूलते उद्योगों की अधिक और सस्ते श्रम की आवश्यकता पूरी की। डिफरेंट क्रांति जो औद्योगिक क्रांति चल रही थी वो सस्ते मजदूर वगैरह यहीं से ले जाते होंगे, और इन्होंने वहाँ जाके बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी सस्ते श्रम ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखेंगे ब्रिटेन में एक ऐसी सरकार थी जिस पर व्यापारियों उद्योगपतियों का प्रभाव था। ठीक फ्रेंड्स, और इसलिए उसने बाजारों उपनिवेशकों के लिए दूसरे देशों से जमकर युद्ध किया। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि ब्रिटेन में एक ऐसी सरकार थी जो व्यापारियों और उद्योगपतियों के प्रभाव में थी, मतलब इनके दबाव में वगैरह सरकार रहती होगी। ठीक फ्रेंड्स, या फिर उद्योगपति और ये व्यापारी वगैरह सरकार के ऊपर कंट्रोल कर रखा होगा, और इसीलिए उन्होंने बाजारों उपनिवेशवाद और दूसरे देशों के साथ जमकर युद्ध किए। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखेंगे अधिक उत्पादन की मांगें प्रौद्योगिकी के विकास द्वारा पूरी की गई। ठीक फ्रेंड्स, अधिक उत्पादन की मांगें प्रौद्योगिकी के द्वारा पूरी की गई। ठीक फ्रेंड्स, मान लो अगर किसी को एट ए टाइम ठीक फ्रेंड्स खांसी आ गई थी, थोड़ा पानी पिया अभी। ठीक फ्रेंड्स, तो मैं ये बता रहा था, मान लो अगर किसी कंपनी को ना तुरंत ऑर्डर दे दिया जाए कि 1 महीने के अंदर अंदर आपको मतलब 60 लाख कंबल सिलने हैं या फिर 60 लाख शर्टें बनानी हैं, तो भाई मजदूर तो कब तक बनाएंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो इसी को यही बात बताई कि उत्पादन की मांगें बहुत जल्दी बढ़ रही थी, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी मतलब प्रौद्योगिकी का विकास के द्वारा उनकी मांगें पूरी की गई थी। ठीक फ्रेंड्स, मतलब मशीनें वगैरह आ गई होंगी अच्छी क्वालिटी की, टेक्नोलॉजी वगैरह ले आए होंगे। ठीक फ्रेंड्स, जिससे उनके विकास प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ हो। ठीक फ्रेंड्स, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मांग बढ़ेगी। ठीक फ्रेंड्स, मांग बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मशीनें चाहिए A1 क्वालिटी की। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि मान लो अगर मान लो आप ये देख लो कि 1 लाख मतलब साड़ियाँ बनानी है या 1 लाख शॉल बनानी है 10 दिन के अंदर, तो मजदूर थोड़ी बना देंगे उसको, उसके लिए तो मतलब A1 क्वालिटी की टेक्नोलॉजी मशीन चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, वही बात हो रही थी। तो यहाँ टेक्नोलॉजी की बात आ गई, और टेक्नोलॉजी में ये इन बंदों का नाम याद रखना कि ये उस टाइम टेक्नोलॉजी में बहुत ज़बरदस्त थे। ठीक फ्रेंड्स, प्रौद्योगिकी के द्वारा या टेक्नोलॉजी के द्वारा पूरी की गई ब्रिटेन में उभरते उद्योगों ने, ठीक फ्रेंड्स, जो ब्रिटेन के उद्योग उभर रहे थे, ठीक फ्रेंड्स, उनमें इन लोगों का बड़ा हाथ था। तो हारग्रीव्स, बार्ट, क्रॉम्पटन, कार्टराइट और दूसरे लोगों ने आविष्कारों का भरपूर उपयोग किया। ठीक फ्रेंड्स, जो ये हारग्रीव्स, बार्ट, क्रॉम्पटन, कार्टराइट तथा दूसरे लोगों ने आविष्कारों का भरपूर उपयोग किया। ठीक फ्रेंड, ये आविष्कार वगैरह होंगे तो इन्होंने कुछ किया होगा उस टाइम, तो इन लोगों का नाम यहाँ दिया गया है। ठीक फ्रेंड, इनके आविष्कारों का दूसरे लोगों ने महत्वपूर्ण प्रयोग किया होगा या पूरा इनकी टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाया होगा। ठीक फ्रेंड्स, इनका नाम याद रखना। बाकी इम्पोर्टेंट तो नहीं है, इनको कभी पूछा नहीं गया है, बट फिर भी आप देख लेना। आगे देखेंगे औद्योगिक क्रांति के कारण ब्रिटेन का अत्यधिक नगरीकरण होता गया। ठीक फ्रेंड, मतलब गांव से लोग शहरों की तरफ आ रहे होंगे। ठीक फ्रेंड, औद्योगिक क्रांति के कारण ब्रिटेन का अधिक से अधिक नगरीकरण होता गया या अत्यधिक। ठीक फ्रेंड, 1750 में ब्रिटेन में 50,000 से अधिक
से अधिक जनसंख्या वाले केवल 2 नगर थे। ठीक फ्रेंड्स, 1750 में मतलब 50,000 वाले मतलब 2 शहर होंगे या 2 नगर होंगे इंग्लैंड के अंदर, लेकिन इनकी जनसंख्या नगरीकरण बढ़ता जा रहा था। किसके लिए? औद्योगिक क्रांति के कारण। तो ठीक फ्रेंड्स, आगे देखेंगे 1851 तक इनकी संख्या 29 हो चुकी थी। ठीक फ्रेंड्स, मतलब 1750 तक ब्रिटेन में 50,000 के 2 ही नगर थे, लेकिन 1851 में इनकी संख्या बढ़कर 29 हो चुकी थी। ठीक फ्रेंड्स, मतलब 100 साल के अंदर अंदर 27 और राज्य बन गए थे। ठीक फ्रेंड्स, 27 पंजे कितना होता है? 135, यानी कि करोड़ों में चले गए होंगे। ठीक फ्रेंड्स, ये पहला रह गया था, मैं नेक्स्ट पेज पे चला गया था, सॉरी फ्रेंड्स। यहाँ से देखिए, ठीक फ्रेंड्स, इनकी जनसंख्या इतनी थी, 2 नगर थे, लेकिन 100 सालों में 29 संख्या पहुँच गई थी 50,000 नगरों की। ठीक फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं समाज में एकदम 2 नए वर्गों का उदय हुआ। एक वर्ग औद्योगिक पूंजीपतियों का था जो कारखानों के मालिक थे, और दूसरा वर्ग मजदूरों का था जो दैनिक मजदूरी कर अपनी श्रम शक्ति बेचते थे। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि दूसरे लोग 2 वर्ग उदय हुए थे। एक था पूंजीपति उद्योगों के जो फैक्ट्रियों के मालिक वगैरह होंगे, और दूसरे लोग थे गरीब मजदूर टाइप जो दैनिक मजदूरी यानी झाड़ी मजदूरी करके अपना पेट भरते होंगे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, ये पेंसिल से लिखा है मैंने मजदूरों की बात हो रही थी ना, तो मजदूरों के ऊपर देखते हैं मजदूरों की मार्मिक। ठीक फ्रेंड्स, मर्मिक या बहुत ही गंभीर दशा की बात हो रही है। मजदूरों की मार्मिक, ये पेंसिल से लिखा मैंने दशा। ठीक फ्रेंड्स, मजदूरों की मार्मिक दशा का बर्नल चार्ल्स डिकेंस ने अपने उपन्यासों में किया। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि उस टाइम मजदूर वगैरह बहुत ही इनकी जान निकाल ली जाती थी काम करवा के। कोई बात बताई जा रही है मजदूरों की मार्मिक दशा यानी गंभीर दशा का वर्णन चार्ल्स डिकेंस ने अपने उपन्यासों में किया है। आगे देखेंगे यहाँ से डिकेंस किया। ठीक फ्रेंड्स, इन्होंने अपना उपन्यास में मजदूरों का वर्णन किया होगा, मजदूरों की हालत का। यहाँ से देखिए, कभी कभी प्रतिदिन मजदूरों को 14 से 16 घंटे तक काम करना पड़ता था। ठीक फ्रेंड्स, इतना काम करवाया जाता था, मतलब डेली या कभी कभी मजदूरों को 16 से 14 घंटे काम करना पड़ता था या करवाया जाता था। ठीक फ्रेंड्स, 14 से 16 घंटे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखेंगे जब इस वर्ग की संख्या शक्तिशाली और इसके राजनीतिक प्रभाव में वृद्धि हुई। ठीक फ्रेंड्स, किनके? मजदूरों की। जब मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई या शक्तिशाली हुई, या ये इनको थोड़ी बहुत नॉलेज वगैरह आई होगी मजदूरों को, तो उसी की बात हो रही। जब इस वर्ग की संख्या शक्तिशाली और इसके राजनीतिक प्रभाव में वृद्धि हुई, तो वह कंपनियों के व्यापारिक एकाधिकार को चोट करने लगा। ठीक फ्रेंड्स, मतलब मान लो कोई मजदूर हैं, तो पहले तो ऐसे ही जब उनको कुछ पता ही नहीं था, मतलब भोले भाले थे, काम करते रहते होंगे, लेकिन जब इनको थोड़ा बहुत दिमाग वगैरह आया होगा और अच्छे मजदूर वगैरह आए होंगे पढ़े लिखे थोड़े बहुत, तो उन्होंने अपना एक यूनियन लीडर वगैरह बनाया होगा। ठीक फ्रेंड्स, तो इनकी संख्या में वृद्धि हुई और राजनीतिक प्रभाव में भी वृद्धि हुई, और ऐसा करने से जो मतलब इनकी संख्या में वृद्धि हुई और जो भी इनके थोड़ी बहुत ज्ञान वगैरह की बातें किसी ने बताई हुई, तो वो जो इनकी संख्या में वृद्धि हुई या कुछ भी कह लो, तो वो जो कंपनी के मालिक वगैरह थे ना, उनके एकाधिकार पर चोट करने लगी थी। ठीक फ्रेंड्स, मतलब मालिकों को अच्छा नहीं लग रहा होगा कि ये मतलब लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, इनमें दिमाग कहाँ से आता जा रहा है, और ये तो अब लीडर बनाएंगे, अपना यूनियन लीडर खड़ा करेंगे हमारे खिलाफ। तो ऐसे ही कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारियों पर चोट सी होने लगी थी, क्योंकि मजदूरों की संख्या बढ़ती जा रही थी और इनमें दिमाग वगैरह आता जा रहा था, और इनको अपनी मजदूरी के बारे में पता लगता जा रहा होगा। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि ये अब जब इनमें दिमाग आएगा और मजदूरी बढ़ाने की बात करेंगे, बोनस वगैरह मांगेंगे, तो ऐसा इनको कंपनी के एकाधिकारों पर चोट करने लग गया था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे ना ऊपर वाला पैरा, सिंपल वे में समझा दिया। आगे देखेंगे भारत को 1794 में 156 पाउंड के ब्रिटिश सूती वस्त्रों का निर्यात हुआ। ठीक फ्रेंड्स, भारत को 1794 में 156 पाउंड के ब्रिटिश सूती वस्त्रों का निर्यात हुआ, मगर 1813 में आयात बढ़कर, ठीक फ्रेंड्स, आयात नहीं निर्यात, ठीक फ्रेंड्स, मगर 1813 में यह निर्यात बढ़कर 1,10,000 पाउंड अर्थात लगभग 700 गुना हो गया था। ठीक फ्रेंड्स, मतलब वहाँ से कच्चा माल वगैरह इंडिया में आ रहा था। वही बात बताई जा रही है कि भारत को 1794 में 156 पाउंड सूती वस्त्र कपड़ों का आयात हुआ, मगर यह 1813 में यह निर्यात बढ़कर 1,10,000 पाउंड हो गया, लगभग 700 गुना बढ़ गया था। आगे देखते हैं, भारतीय दस्तकारों ने अब ब्रिटेन की मशीनों से बने माल
के साथ भीषण और असमान प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा। ठीक फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पीछे बताया तथा भी नष्ट होने लगी थी। ठीक फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पीछे बताया तो कि इंग्लैंड वाले ज़्यादातर फोकस कर रहे थे मशीनरी चीज़ पर। ठीक फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी वगैरह पे फोकस कर रहे थे। वही बात बताई जा रही है कि भारतीय तस्करों ने ब्रिटेन की मशीनों से बने माल के साथ भीषण और असमान प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा था तथा वे नष्ट होने लगी। ठीक फ्रेंड्स, तथा वे नष्ट होने लगे थे। ठीक फ्रेंड्स, ऐसा लिखना चाहिए था। ठीक फ्रेंड्स, ये लिख दिया मैंने, क्योंकि जो भारत के मजदूर वगैरह होंगे वो ब्रिटेन के माल, जो मशीन से माल बनकर आता था, उनका साथ भीषण उनका सामना करना पड़ता था। तो धीरे धीरे उनकी मानसिक शक्ति वगैरह कम पड़ने लगी होगी तथा वे नष्ट होने लगे थे। ठीक फ्रेंड्स, कौन मजदूर धीरे धीरे अपना मतलब उनका मानसिक संतुलन डाउन होता जा रहा होगा, क्योंकि अब मशीनों से मुकाबला थोड़ी होता है आदमी का। ठीक फ्रेंड्स, तो वही बात बताएगी तथा धीरे धीरे वे नष्ट होने लगे थे, मतलब उनकी मानसिक शक्ति कम होने लगी थी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखेंगे भारत के दरवाजे तो विदेशी मालों के लिए खुले छोड़ दिए गए, मगर जो भारतीय माल ब्रिटिश मालों की प्रतियोगिता कर सकते थे उन पर ब्रिटेन में प्रवेश के लिए भारी शुल्क लगा दिए गए। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ ये बात हो रही है, मतलब जो भारत के दरवाजे तो विदेशी माल के लिए खुले हुए थे, इंग्लैंड के माल के लिए कि आओ भाई तुम बेचो। और जो भारत का माल था ना इंग्लैंड में, जैसे इंग्लैंड के माल को विदेश में जाकर टक्कर दे सकता था ना, तो उस पर इंग्लैंड वालों ने वहाँ इंग्लैंड के अंदर मतलब पूरा भारी भरकम टैक्स लगा रखा था। वो बात बताई गई है। ये देखिए, भारत के दरवाजे विदेशी मालों के लिए खुले छोड़ दिए गए, मगर जो भारतीय माल ब्रिटिश के मालों को प्रतियोगिता यानी कि टक्कर दे सकता था, उन पर ब्रिटेन में प्रवेश के लिए भारी आयात यानी कि शुल्क लगा दिया गया था। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि जो अपना इंडिया का माल था वो ब्रिटेन में जाकर इंग्लैंड के माल को टक्कर दे सकता था ना, तो उस पर इंग्लैंड में प्रवेश मतलब जो भी एंट्री वगैरह पे जो भी माल पे टैक्स वगैरह लगता था वो हाई टैक्स लगा रखा था इंग्लैंड वालों ने। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। आगे देखेंगे भारत को मजबूर किया गया। फिर भारत को मजबूर किया गया कि अपने तैयार माल को निर्यात करने की जगह वे कच्चे माल और कच्चे रेशम जैसे मालों को निर्यात करे, क्योंकि ब्रिटिश उद्योगों को सख्त जरूरत थी। ठीक फ्रेंड्स, ब्रिटिश उद्योगों को सख्त जरूरत थी या फिर नील या चाय जैसे बागानों के उत्पादनों या अनाजों का निर्यात करे जिनमें ब्रिटेन में कमी थी। ठीक फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब इंडिया में अंग्रेज आए थे ना, उन्हें किसी से कुछ नहीं लेना था, चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें हर हालत में प्रॉफिट चाहिए था। ठीक फ्रेंड्स, पैसा चाहिए था, प्रॉफिट चाहिए था। वही बात यहाँ बताई गई है कि भारत वालों को मजबूर किया गया कि भाई तुम क्या ये सूती वस्त्र बना रहे हो। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि तुम्हारा माल इंग्लैंड में जाता है तो हाई टैक्स लगा दिया जाता है, वहाँ बिकता है नहीं, जो थोड़ा बहुत बिकता है। तुम क्या इस उलझन में पड़े हो, तो तुम ये काम करो जो हम बताते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो इन्होंने ये कहा था तुम कच्चा कपास, ठीक फ्रेंड्स, कच्चा कपास, कच्चे रेशम और कच्चा माल निर्यात करो। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें इंग्लैंड की कमी थी, इंग्लैंड में इन चीज़ों की कमी थी। ठीक फ्रेंड्स, ये बात लिखी है ना, इंग्लैंड के उद्योगों को सबसे ज़रूरत थी कच्चे कपास की, कच्चे रेशम की, कच्चे माल की। ठीक फ्रेंड्स, तो ये कह रहे थे तुम अपना काम वगैरह छोड़ो, जो कच्चा माल निर्यात करो, कच्चा रेशम निर्यात करो और कच्चे हमें इंग्लैंड में भेजो, इसमें इंग्लैंड में इन चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक फ्रेंड्स, या फिर नील जो कपड़े रंगाई वगैरह में यूज होती है ना, नील, वो उजाला आता है ना, उजाला 4 बूंदों वाला, उसकी बात हो रही है। ठीक फ्रेंड्स, या फिर नील या चाय के बागानों का उत्पादन या अनाजों का निर्यात करो, क्योंकि इंग्लैंड में इन चीज़ों की कमी थी। देख लो, यहाँ भी ये अपना प्रॉफिट ढूंढ रहे हैं। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होगे, यहाँ भी ये अपना प्रॉफिट ढूंढ रहे हैं कि भाई इंग्लैंड में या तो चाय बेचो या अनाजों का निर्यात करो, क्योंकि इंग्लैंड में इन चीज़ों की कमी है। ठीक फ्रेंड्स, या फिर कच्चा माल भेजो, कच्चे रेशम भेजो, इनका निर्यात करो, इंग्लैंड को इस चीज़ की ज़रूरत है। देख लो, उन्हें हर हाल में प्रॉफिट चाहिए था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखेंगे ब्रिटेन में अफीम का आयात पर बड़ा प्रतिबंध था। ठीक फ्रेंड्स, ब्रिटेन में जो अफीम के आयात पर बड़ा प्रतिबंध था, ये एक बहुत अच्छा काम लगा मुझे इनका। जो ब्रिटेन में उस टाइम भी ड्रग्स वगैरह नहीं जाती थी, तो उस टाइम भी कड़ा प्रतिबंध था। ठीक फ्रेंड्स, ब्रिटेन में अफीम के आयात पर बड़ा प्रतिबंध था। ठीक फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा काम था कि अफीम वगैरह तो बहुत बुरी चीज़ होती है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखेंगे संपत्ति का दोहन। भारत में संपत्ति और संसाधनों का एक हिस्सा अंग्रेज ब्रिटेन को भेज रहे थे। ठीक फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया ना कि ये इंग्लैंड से अंग्रेज आए थे, ये सिर्फ प्रॉफिट करना चाहते थे और कर भी रहे थे। तो वही बात बताएगी, भारत की संपत्ति और संसाधनों का एक हिस्सा अंग्रेज इंग्लैंड भेज रहे थे। ठीक फ्रेंड्स, प्रॉफिट के तौर पर, और
इसके बदले भारत को निर्यात अर्थात या भौतिक लाभ भी नहीं मिल रहा था। ठीक फ्रेंड, मतलब यहाँ से चीज़ें लूट कर इंग्लैंड भेज रहे थे और इसके बदले में भारत को कुछ भी नहीं मिल रहा था। ठीक फ्रेंड, भारत को पर्याप्त आर्थिक और भौतिक लाभ कुछ भी नहीं मिल रहा था। आगे देखेंगे। अंग्रेज हमेशा ही विदेशी रहे। ठीक फ्रेंड्स, अंग्रेज हमेशा ही विदेशी रहे। भारत में काम कर रहे या व्यापार कर रहे लगभग सभी अंग्रेज ब्रिटेन वापस जाने की। ठीक फ्रेंड, जो मैंने बात बता रहा हूँ ना शुरू से ही आपको कि अंग्रेज वो सिर्फ उनको प्रॉफिट से मतलब था, वही बात बताई गई कि अंग्रेज हमेशा विदेशी ही रहे। भारत में काम कर रहे या व्यापार कर रहे लगभग सभी अंग्रेज ब्रिटेन वापस जाने की योजना बना रहे थे। क्यों? क्योंकि ये पूरे अमीर हो गए थे इंडिया को लूट कर। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। बंगाल की संपत्ति का दोहन। बंगाल की संपत्ति का दोहन 1757 में आरंभ हुआ और इसके बाद कंपनी, ठीक फ्रेंड, इसके बाद कंपनी यहाँ से है। इसके बाद कंपनी बेपना दौलत अपने देश ले जाने लगी। ठीक फ्रेंड्स, जो कंपनी बंगाल का दोहन कर रही थी 1757 से आरंभ हुआ था और कंपनी बेपना दौलत अपने देश ले जाने लगे 1758 और 1765। ठीक फ्रेंड्स, 1758 और 1765 के बीच इन्होंने 60 लाख पाउंड की दौलत इंग्लैंड ब्रिटेन भेजी। देख लो फ्रेंड्स, 60 लाख पाउंड मतलब क्या कहते हैं, 5 और 2 7 सालों में देख लो 60 लाख पाउंड इन्होंने इंडिया की दौलत इंग्लैंड को ट्रांसफ़र कर दी थी। इतना मतलब बुरी तरह शोषण कर रहे थे हमारे देश में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। कंपनी, यहाँ से देखिए, कंपनी बंगाल के राजस्व से ही माल खरीद कर उनका निर्यात करने लगी। ठीक फ्रेंड, मतलब हमारा माल हम ही को बेच रहे थे और जो भी हमसे ही पैसा लेकर, ठीक फ्रेंड, हमारा माल हम ही को बेच रहे थे। बंगाल के राजस्व से ही भारतीय माल खरीद कर उनका निर्यात करने लगी। इन खरीदों को पूंजी निवेश कहा जाता है। ठीक फ्रेंड, हमारा माल हम ही से खरीद रहे थे हमारे पैसे से ही। ठीक फ्रेंड, और इन खरीदों को निवेश पूंजी कहा जाता है। इस तरह इन पूंजी निवेशों के रूप में बंगाल का धन इंग्लैंड भेजा जाता था। ठीक फ्रेंड, इस तरह इन पूंजी निवेशों के रूप में बंगाल का धन इंग्लैंड को ट्रांसफ़र किया जाता था। आगे चलते हैं नीचे। इस दोहन का परिणाम भारत का निर्यात उसके आयात से बढ़ गया। ठीक फ्रेंड्स, मतलब भारत जितना निर्यात नहीं कर पाता हुआ उससे ज़्यादा कंगाल हो चुका था इंडिया भी, फिर बाहर की चीज़ें मंगानी पड़ रही थी। वही बात बताई गई। इस दोहन के परिणाम स्वरूप भारत का निर्यात उसके आयात से बढ़ गया। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। अब देखिए दिखाई दे रहा होगा मद्रास। ठीक फ्रेंड्स, मद्रास के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष जॉन सुलिवन ने एक टिप्पणी की थी। ठीक फ्रेंड्स, जो मद्रास का जो ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो भी अध्यक्ष या अधिकारी वगैरह हुआ, जॉन सुलिवन उसका नाम था। इसने एक टिप्पणी की थी और वो टिप्पणी थी, देखिए क्या मस्त बात बोली थी इसने ये कहा था कि हमारी प्रणाली बहुत कुछ स्पेन की तरह काम करती है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से है हमारी प्रणाली। ये देखिए, हमारी प्रणाली बहुत कुछ स्पेन की तरह काम करती है। ठीक फ्रेंड्स, स्पेन वाले भी उस टाइम बहुत ही अच्छे थे, बट अंग्रेज़ों से तो काफ़ी ठीक थे वो। ठीक फ्रेंड्स, इन्होंने कहा था कि हमारी प्रणाली स्पेन की तरह काम करती है, जो गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ें सोख कर टेम्स के तटों पर निचोड़ देती है। ठीक फ्रेंड्स, इन्होंने ये कहा था, जो मतलब हमारी जो प्रणाली है ना, हमारे जो भी मेंबर वगैरह हैं, जो ब्रिटिश कंपनी के जो भी बंदे वगैरह हैं, तो वो सारी अच्छी अच्छी चीज़ें ना इंडिया से सोख कर या फिर ये कह लो यहाँ से उठाकर इंग्लैंड भेज रहे थे या फिर इंग्लैंड भेज देते थे। ठीक फ्रेंड्स, तो यही बात बताएगी कि हमारी प्रणाली स्पेन की तरह काम करती है, जो गंगा के तटों से, मतलब गंगा के जो भारत में जो गंगा है इसके तटों पर जो भी शहर वगैरह बसे हुए हैं, तो उनकी बहुत सारी अच्छी चीज़ें सोख कर टेम्स के तटों पर निचोड़ देती थी। टेम्स, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंग्लैंड कौन सी नदी के किनारे या लंदन कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? टेम्स नदी के किनारे। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना। तो वही बात बताई जा रही है कि गंगा के तटों से सारी अच्छी वस्तुएं सोख कर इंग्लैंड के या लंदन के तटों पर निचोड़ देती थी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे देखिए, 1858 के बाद यह दोहन बढ़ता गया। ठीक फ्रेंड्स, 1858 के बाद यह दोहन बढ़ता ही गया। 19वीं सदी के अंत में यह दोहन भारतीय राष्ट्रीय बचत का लगभग 1/3 था। ठीक फ्रेंड्स, 19वीं सदी के अंत में यह दोहन भारतीय राष्ट्रीय बचत का लगभग 1/3 हो गया था। ठीक फ्रेंड्स, सब कुछ लूट लिया था। अब देखेंगे भारत में आयात और संचार के संसाधनों का विकास। ठीक फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, अब आगे देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, आगे आपको क्लियर होता जाएगा कि
अंग्रेजों ने क्या क्या इंडिया में किया था और क्यों किया था। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से देखेंगे यातायात बैलगाड़ी और टांगों तक सीमित था। ठीक फ्रेंड्स, जो भी आना जाना था वो बैलगाड़ी और टांगों तक सीमित था। ब्रिटिश शासकों को महसूस हुआ कि ब्रिटिश उद्योगों के लिए यहाँ कच्चा माल प्राप्त करना है, तो यहाँ यातायात में एक सस्ती और आसान प्रणाली का विकास आरंभ है। ठीक फ्रेंड्स, मतलब जो हमारे देश में पहले यातायात होता था बैलगाड़ियों और टांगों तक सीमित था। ठीक फ्रेंड्स, फिर ब्रिटेन वालों ने कहा कि अगर हमें और लाभ कमाना होगा ना, और लाभ चाहिए होगा और पैसे कमाने होंगे और कच्चा माल प्राप्त करना होगा ना, तो उसके लिए एक सस्ती सी यातायात प्रणाली विकसित करनी होगी। ठीक फ्रेंड्स, ये लिखा हुआ है ना यहाँ, यातायात की एक सस्ती और आसान प्रणाली विकास करना आवश्यक होगा। ठीक फ्रेंड्स, देखना अब ये विकास करते हैं तो क्या क्या करते हैं। तब उन्होंने नदियों में स्टीमर चलाना, सड़कों को सुधारना आरंभ किया। कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड पर 1839 में काम करना शुरू किया। ठीक फ्रेंड्स, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको सिर्फ लाभ चाहिए, प्रॉफिट। ठीक फ्रेंड्स, उसीलिए कर रहे हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये बनवाया। जो आगे देखते हैं, जो 1850 के दशक में पूरा हुआ। ठीक फ्रेंड्स, ग्रैंड ट्रंक रोड का 1839 में काम आरंभ हुआ था, 1850 में जाके पूरा हो गया। आगे देखेंगे, सड़कों द्वारा देश के प्रमुख नगरों। ठीक फ्रेंड्स, सड़कों द्वारा देश के प्रमुख नगरों, बंदरगाहों, मंडियों को जोड़ने का प्रयास किया गया। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, पर यातायात में वास्तविक सुधार रेलों के आरंभ के बाद ही हो पाया। ठीक फ्रेंड्स, पर इन्होंने सस्ती वगैरह जो चीज़ें यूज की थी, बस यातायात का सबसे वास्तविक सुधार रेलों के आरंभ के बाद हो पाया। ठीक फ्रेंड्स, अब देखते हैं ये रेल चलाएंगे। ऊपर का सारा ताम झाम समझ में आ गया ना फ्रेंड्स, सिंपल भाषा में लिखा हुआ है और बिल्कुल अच्छे से समझाया भी है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, जॉन स्टीवर का बनाया पहला रेल इंजन इंग्लैंड में 1814 में पटरियों पर चलाया गया। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ों से क्वेश्चन बना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि दुनिया का सबसे पहला रेल इंजन किसने बनाया था? स्टीवन जॉन्स ने। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे इस बंदे का नाम। और सबसे पहले ये पूछा जाता है कि सबसे पहले रेल किस देश में चली थी, तो इंग्लैंड में चली थी 1814 में। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, इंग्लैंड में चली थी। अब देखेंगे 1830 से 1840 के दशकों में रेलों का तेजी से विकास हुआ। ठीक फ्रेंड्स, 1830 से 1840 के दशकों में इंग्लैंड में काफ़ी विकास हुआ रेलों का। आगे देखेंगे, भारत में रेल लाइन बिछाने का पहला सुझाव 1831 में मद्रास में आया था। ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, अभी तक बना नहीं है, लेकिन याद रखना भारत में पहले रेलवे लाइन बिछाने का प्रस्ताव कहाँ आया था, तो 1831 में मद्रास में। ठीक फ्रेंड्स, पर इस रेल के डिब्बे को घोड़ा गाड़ी खींचने वाले थे। ठीक फ्रेंड्स, अजीब ही टेक्निक थी। ठीक फ्रेंड्स, पर इस रेल के डिब्बे को घोड़ा गाड़ी खींचने वाले थे। भारत में भाप से चलने वाली रेलों का प्रस्ताव 1834 में इंग्लैंड में रखा गया। ठीक फ्रेंड्स, जो 1831 में आया था ना प्रस्ताव मद्रास में चलाने के लिए, जो डिब्बों को घोड़ा गाड़ी खींचने वाली थी, बकवास टेक्नोलॉजी थी। ठीक फ्रेंड्स, बकवास दिमाग लगाया हुआ किसी ने। आगे चलते हैं, भारत में भाप से चलने वाली रेलों का पहला प्रस्ताव 1834 में इंग्लैंड में रखा गया। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। अब देखेंगे क्या प्रस्ताव था। तय हुआ कि प्राइवेट कंपनियां भारत में रेलवे लाइन बिछाएंगी और रेल चलाएंगी। ठीक फ्रेंड्स, ये तय हुआ था कि प्राइवेट कंपनियां इंडिया के अंदर रेलवे लाइन बिछाएंगी और रेलें चलाएंगी। भारत सरकार ने जमानत दी कि इन कंपनियों को उनकी पूंजी पर कम से कम 5% लाभ मिलेगा। ठीक फ्रेंड्स, भारत सरकार ने मंजूरी दे दी कि इन कंपनियों को जो भी रेलवे लाइन वगैरह बिछाएंगी, इनकी जो भी पूंजी वगैरह लगी होगी, उस पूंजी पर कम से कम 5% लाभ मिलेगा। मुंबई और थाने के बीच पहली रेलवे लाइन यातायात 1853 में खोल दी गई। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हजारों बार एग्जाम में पूछा हुआ होगा कि भारत में पहली रेल कब चली थी, और 1853 में चली थी। कहाँ से चली थी? मुंबई और थाने के बीच में चली थी। और कई बार अगर एग्जामिनर ज़्यादा ही डीप जाए ना, तो कितने किलोमीटर के बीच में चली थी, तो 34 किलोमीटर। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखेंगे, यहाँ तक हो गया ना। 1849 में गवर्नर जनरल बनने वाला लॉर्ड डलहौजी यहाँ तेजी से रेलवे लाइन बिछाने का विचार का समर्थक था। ठीक फ्रेंड्स, 1849 में गवर्नर जनरल था लॉर्ड झंडूबाम डलहौजी। ठीक फ्रेंड्स, यह तेजी से रेलवे लाइन बिछाने का पक्का मतलब समर्थक था। ठीक फ्रेंड्स, मैं झंडूबाम इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसने इंग्लैंड में जाकर खुद अपने मुंह से कबूल की थी। जो इसने एक किताब लिखी थी, तो उस किताब में इसने ये कहा था कि मैंने जब तक इंडिया के अंदर गवर्नर था ना, तब तक मैंने इंडिया की मतलब 64 से प्लस
64+ लेडीज़ों को या लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाया था। ठीक फ्रेंड्स, इसलिए मैं इसको झंडू बाम कह रहा हूँ। इसने अपनी किताब में इस बात का खुलासा किया था कि मैं इंडिया में जब गवर्नर था तो मैंने 64 से ज़्यादा इंडिया की लेडीज़ें कह लो या लड़कियाँ कह लो उस टाइम की, तो उनको अपनी हवस का शिकार बनाया था। ठीक फ्रेंड्स, इसलिए मैं इसको झंडू बाम कह रहा हूँ। आगे चलते हैं 1869 के अंत तक। ठीक फ्रेंड्स, 1869 के अंत तक जनमत प्राप्त कंपनियां 4,000 मील से अधिक रेलवे लाइन बिछा चुकी थी। ठीक फ्रेंड्स, जो 1869 की बात हो रही है, 1869 के जनमत कंपनियां यानी कि प्राइवेट कंपनियां 4,000 मील से अधिक रेलवे लाइन बिछा चुकी थी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखेंगे, अब दिखाई दे रहा होगा 1880 के बाद प्राइवेट कंपनियां। ठीक फ्रेंड्स, एक सेकेंड, अब दिखाई देगा क्लियर। 1880 के बाद प्राइवेट कंपनियां, ठीक फ्रेंड, प्राइवेट कंपनियों और सरकार दोनों ने रेलवे लाइनें बिछाई। ठीक फ्रेंड, 1880 से पहले तक प्राइवेट कंपनियां रेलवे लाइन बिछा रही थी, लेकिन 1880 के बाद प्राइवेट कंपनियां और सरकार दोनों ही रेलवे लाइन बिछाने लग गई। 1905 तक लगभग 28,000 मील रेलवे लाइनें बिछाई जा चुकी थी। ठीक फ्रेंड्स, ऊपर 1869 तक 4,000 मील बिछाई गई थी, लेकिन 1905 तक, ठीक फ्रेंड्स, 1905 में आ जाता है लॉर्ड कर्जन। ठीक फ्रेंड्स, लॉर्ड कर्जन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी बताता हूँ। ठीक फ्रेंड्स, 1905 में कर्जन आ जाता है, तो इसके कार्यकाल में 28,000 मील रेलवे लाइन बिछाई जा चुकी थी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखें, भारतीय रेलों के विकास में 3 महत्वपूर्ण पक्षों पर ध्यान रखा गया। ठीक फ्रेंड, भारत में जो भी रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी उनमें 3 पक्षों का ध्यान रखा गया था। 3 मोस्ट इंपोर्टेंट बातें ये थी, देख लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, पहला इन रेलवे इंजनों में, ठीक फ्रेंड, पहला इन रेलवे लाइनों में 350 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी लगी थी, और यह पूंजी लगभग पूरी तरह ब्रिटिश उपनिवेशों की थी। ठीक फ्रेंड, जो रेलवे लाइन वगैरह बिछाई गई थी इंडिया के अंदर 350 करोड़ रुपए लगे हुए थे, और ये लगभग पूरी जो 350 करोड़ रुपए थे ये ब्रिटेन के जो भी क्या कहते हैं उद्योगपति या पूंजी निवेशवाद थे उनकी लगी हुई थी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इसमें भारतीय पूंजी का लगभग हिस्सा नगण्य था, मतलब भारतीयों ने एक भी रुपये नहीं लगाए होंगे। ठीक फ्रेंड, इसमें भारतीय पूंजी का हिस्सा लगभग नगण्य था, यानी कि ना के बराबर था। दूसरा, आरंभ के 50 वर्षों में इनमें वित्तीय घाटा ही होता रहा। ठीक फ्रेंड, जो भी रेलवे लाइन बिछाई थी 50 वर्षों तक इसमें घाटा ही होता रहा, कुछ भी फायदा नहीं हुआ निवेशकों को धन लगा के। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, होता रहा, वे लगने वाली पूंजी पर ब्याज तक नहीं दे पाते थे। ठीक फ्रेंड, वे लगने वाली पूंजी पर ब्याज भी नहीं दे पाते थे, क्यों? क्योंकि 50 सालों तक तो घाटा ही था। आगे देखेंगे। ठीक फ्रेंड, रेलों की योजना तैयार करने और निर्माण करने तथा उनके प्रबंध में भारत और उसकी जनता के आर्थिक और राजनीतिक विकास को अधिक महत्व नहीं दिया गया। ठीक फ्रेंड्स, सही बात है, क्योंकि पीछे हम पढ़ के आए ना कि भारत वालों का हिस्सा रेलवे में 1 भी % नहीं था, मतलब इन्होंने कुछ पूंजी वगैरह नहीं दी थी, तो इनको मतलब क्रेडिट कहाँ से मिलेगा। ठीक फ्रेंड्स, वही बात बताएगी कि रेलों की योजना तैयार करने, उसका निर्माण करने तथा उनके प्रबंधन में भारत और उसकी जनता की आर्थिक राजनीतिक विकास का कोई अधिक महत्व नहीं दिया गया था। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे क्यों नहीं दिया गया होगा, क्योंकि इन्होंने 1 भी रुपये नहीं लगाए थे उस टाइम। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ये रेलवे लाइन मुख्यतः भारत के अंदरूनी भागों में स्थित कच्चे माल पैदा करने वाले क्षेत्रों को निर्यात करने और बंदरगाह से जोड़ने के लिए बिछाई गई थी। ठीक फ्रेंड, देखो वही बात आ गई ना कि इन्होंने सब कुछ किस लिए किया था, अपने प्रॉफिट के लिए किया था। ठीक फ्रेंड, जो ये रेलवे लाइनें बिछाई गई थी भारत के अंदरूनी भागों में कच्चे माल पैदा करने वाले क्षेत्रों को निर्यात करने और बंदरगाह से जोड़ने के लिए बिछाई गई थी। ठीक फ्रेंड, समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। भारत में एक कुशल और आधुनिक डाक प्रणाली भी कायम की गई। ठीक फ्रेंड्स, भारत में एक कुशल और आधुनिक डाक प्रणाली भी कायम की गई। तार की व्यवस्था की शुरुआत की गई 1853 में। कलकत्ता और आगरा के बीच पहली तार लाइन का आरंभ किया गया। ठीक फ्रेंड, डलहौजी ने डाक टिकटों का भी आरंभ किया। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में पहली क्या कहते हैं तार व्यवस्था कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो 1853 में ही चली थी, कलकत्ता से आगरा के बीच। ठीक फ्रेंड, पहली तार व्यवस्था आरंभ कराई गई थी इंडिया के अंदर। और डाक टिकटें किसने चलाई थी, तो ये झंडू बाम डलहौजी ने चलाई थी। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कई बार, मैं अभी जो ऊपर बात की थी ना मैं बताता हूँ। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है भारत में पहली रेल किसके कार्यकाल में चली, तो इस झंडू बाम डलहौजी के कार्यकाल में चली, याद रखना।
याद होगा सबको, ठीक फ्रेंड्स। लेकिन अब एग्जामिनर है ना सबसे ज़्यादा थोड़ा डीप में जाके क्वेश्चन पूछने लगता है। और क्वेश्चन ये पूछता है वो कि भारत में रेल रेल विकास का सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसके कार्यकाल में हुआ, ठीक फ्रेंड्स। मतलब क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में रेलवे का विकास किस शासन के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा हुआ, ठीक फ्रेंड्स। समझ गए, वो क्वेश्चन थोड़ा डीप में जाके अब पूछता है एग्जामिनर क्वेश्चन गलत कराने के लिए, और वहाँ ऑप्शन में लॉर्ड डलहौजी जरूर होता है, ठीक है। डिफरेंस समझना, लॉर्ड डलहौजी के काल में सबसे पहली रेल चलाई गई थी 1853 में मुंबई से थाने के बीच में, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के काल में, याद रखेंगे, पहली रेल चली थी डलहौजी के काल में, ठीक है। लेकिन वो क्वेश्चन गलत कराने के लिए ना ऑप्शन में डलहौजी ऑप्शन में जरूर देता है, जबकि इसका आंसर होता है लॉर्ड कर्जन। जो अभी ऊपर पढ़ा है ना, लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 में 28,000 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछा दी गई थी, ठीक है। और वो ऑप्शन में लॉर्ड डलहौजी इस झंडू गांव का नाम जरूर देता है। तो डिफरेंस याद रखेंगे। वो क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए ना कि किसके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा रेलवे का विकास हुआ, तो उसका आंसर होगा लॉर्ड कर्जन, ठीक फ्रेंड्स। अभी देखो मैं दिखा भी देता हूँ आपको, पीछे पढ़ाया है ना, ठीक फ्रेंड्स। ये देखिए अभी पढ़ाया है ना, 1905 में लगभग 28,000 मील लंबी रेलवे लाइन बिछाई जा चुकी थी, ठीक फ्रेंड्स। और जबकि इस झंडू के काल में 4,000 किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछाई गई थी, ठीक है। डिफरेंस याद रखना, क्वेश्चन हमेशा पीसीएस में इसी बेस पे पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा रेलवे का विकास किसके कार्यकाल में हुआ था, तो 1905 में लॉर्ड कर्जन आ गया था। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया था, ठीक है। डिफरेंस याद रखना, अब भी फिर बोल रहा हूँ मैं। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि भारत में पहली रेल किसके कार्यकाल में चली, तो वो था डलहौजी, ठीक फ्रेंड्स। अगर ये पूछ ले कि रेलवे का सबसे ज़्यादा विकास किसके कार्यकाल में हुआ, तो उसका आंसर बदल जाएगा, क्योंकि 28,000 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाई जा चुकी थी कर्जन के काल में, ठीक फ्रेंड्स। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, ठीक फ्रेंड्स। तो समझ गए होगे, ठीक फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे इस्तेमरारी बंदोबस्त, ठीक फ्रेंड्स। इसी पार्ट में हम इसी वीडियो कंप्लीट करेंगे, बस 5-7 पेज और हैं। इस्तेमरारी बंदोबस्त देखेंगे, ठीक फ्रेंड्स। इसको स्थायी बंदोबस्त, इस्तेमरारी बंदोबस्त सब कुछ कहा जाता है, और ये स्टार्ट किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। कंपनी ने, ठीक है, कंपनी ने 1765 में बंगाल और बिहार की उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली थी, ठीक है। ये हम पीछे भी पढ़ के आए हैं। टैक्स वगैरह यही वसूल रहे थे उस टाइम। आरंभ में उसने मालगुजारी की वसूली की पुरानी प्रणाली जारी रखने पर प्रयास किया, ठीक है। आरंभ में उसने, मतलब किसने, कंपनी ने। आरंभ में उसने मालगुजारी की वसूली की प्रणाली को जारी रखने का प्रयास किया था। आगे देखेंगे, 1773 में कंपनी ने प्रत्यक्ष रूप से इस वसूली की व्यवस्था का निश्चय किया, ठीक फ्रेंड्स। 1773 में कंपनी ने अप्रत्यक्ष रूप से इस वसूली की व्यवस्था का निश्चय किया। वारेन हेस्टिंग ने मालगुजारी की वसूली का अधिकार को नीलामी पर लाकर सबसे बड़ी बोली लगाने वाले को दे दिया, ठीक फ्रेंड्स। और यह प्रयोग सफल नहीं हुआ, ठीक फ्रेंड्स। तो वारेन हेस्टिंग ने यह कहा था कि जो भी मालगुजारी की वसूली के अधिकार को नीलामी पर लगाकर बोली लगाने के लिए दे दिया होगा, खुली छूट दे दी होगी। मान लो क्या कहते हैं, एक गांव है उसमें 100 घर हैं, ठीक फ्रेंड्स, और बोली लगी है 50,000 की। तो मान लो इसने ये कहा होगा कि जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा ना, तो मतलब वो 100 घर या वो पूरा गांव उसके अंडर दे दिया जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। अब मान लो किसी ने 50,000 की बोली लगाई, तो वो पूरा गांव, यानी कि वो गांव के अंदर 100 घर हैं, तो वो 100 घर का पूरा मालिक वो 50,000 जो रुपए देगा वारेन हेस्टिंग को, तो पूरे गाँव का उन 100 घरों का मालिक वो हो जाएगा बंदा, ठीक फ्रेंड्स। अब उन 100 घरों से वो 50,000 रुपये भी वसूल भी करने, क्योंकि इसने दिए हैं, ठीक फ्रेंड्स, बोली में। तो मान लो इसने 50,000 तो दे दिया, वो 50,000 से चाहे वो 1 लाख कमाए, वारेन हेस्टिंग को 50,000 देने के बाद जब वो कर वसूलेगा ना पूरे गांव से उन 100 घरों से, तो वो चाहे वो 1 लाख वसूले या 1.5 लाख वसूले या 10 लाख वसूले, वो सारा उसके अंडर जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। वही बात हुई थी कि इसने तो बोली लगा दी, तो बोली का 50,000 अगर मान लो इसको दे भी दिए, तो वो अब जब कर वसूलने जाएगा गाँव में या 100 घरों से, ठीक फ्रेंड्स, तो वो चाहे 50,000 की जगह 50 लाख कमाए या 10 लाख कमाए या 1 लाख कमाए, वो सब जाना था उस बंदे को, ठीक फ्रेंड्स। तो वही बात बताई गई है, और वो यह प्रयोग इसका सफल नहीं हुआ था। अब देखेंगे आगे। अब ठीक फ्रेंड्स, ये अब लिखा है मैंने पेंसिल से। अब स्थायी रूप से मालगुजारी की एक निश्चित रकम निर्धारित करने का विचार सामने आया। लंबे विचार विमर्श के बाद अंत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल, बिहार और इस्तेमरारी बंदोबस्त की प्रथा का आरंभ किया, ठीक फ्रेंड। जैसा कि मैंने बताया ऊपर, ये इस्तेमरारी या कह लो या
इसको परमानेंट सेटलमेंट कह लो। ये किसने शुरू किया था? लॉर्ड कार्नवालिस ने किया था 1793 में। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना कई बार क्वेश्चन ये बनाया और कई बार क्वेश्चन ये बनाया कि हमारे देश में पुलिस प्रशासनिक और सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है लॉर्ड कार्नवालिस को। ठीक फ्रेंड्स, जो IAS PCS की एग्जाम, IAS UPSC का एग्जाम वगैरह, IAS का पुलिस व्यवस्था का सब कुछ इसी ने लागू किया था। ठीक फ्रेंड्स, किसने? लॉर्ड कार्नवालिस ने। और जो ये कोर्ट कचहरी तहसील वगैरह होती थी तो सब इसी के देन है, लॉर्ड कार्नवालिस की। याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन बना है। ठीक फ्रेंड्स, 1793 में इसने ये इस्तेमरारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त लागू किया था, ये भी याद रखेंगे। और कई बार क्वेश्चन ये भी बना है कि लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र कहाँ है, तो वो गाजीपुर में है। ठीक फ्रेंड्स, ये यूपी में पड़ता है गाजीपुर, तो उसमें है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे गाजीपुर में इसकी कब्र है। यहाँ तक हो गया था ना प्रथा आरंभ की। इसकी दो खास विशेषताएं थी। पहली यह थी कि जमींदारों और मालगुजारों को भूस्वामी बना दिया गया। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज। ठीक फ्रेंड्स, भूस्वामी बना दिया गया। आगे देखेंगे दूसरी तरफ काश्तकारों को दर्जा गिरा दिया गया। ठीक फ्रेंड्स, जमींदारों को भूस्वामी यहाँ बना दिया था, दूसरी तरफ काश्तकारों का दर्जा गिरा दिया गया। अब वे बटाईदार रह हो गए। ठीक फ्रेंड्स, बटाईदार बनकर रह गए या हो गए। ठीक फ्रेंड्स, एक सेकेंड। ठीक फ्रेंड्स, बटाईदार रह गए, बटाईदार बनकर रह गए। ठीक फ्रेंड्स, बटाईदार होकर रह गए। ठीक फ्रेंड्स, ये सही लिखा हुआ है, होकर रह गए। ठीक फ्रेंड्स, काश्तकारों का दर्जा गिरा दिया था, अब ये बटाईदार होकर रह गए। बटाईदार मतलब किसी का खेत है तो बटाई पर ले लेते थे। और बटाई का मतलब ये होता है, मान लो किसी के पास 2 एकड़ खेत है, 2 एकड़ मतलब बटाई पे दे दिया किसी को, तो बटाई का मतलब होता है आधा आधा। मतलब खाद तुम्हारी, पानी मेरा, या पानी मेरा, बीज तुम्हारे। ठीक फ्रेंड्स, मजदूरी तुम्हारी, पैसा मेरा, आधा आधा 50-50। ठीक फ्रेंड्स, और उसके बाद जो भी फसल वगैरह होगी उसको बेच कर जितना भी पैसा मिलेगा उसको 50-50 बांटा जाएगा। मान लो किसी ने आलू की फसल की, आलू 1 लाख रुपए के हुए तो 1 लाख 50-50 बटेंगे। ठीक फ्रेंड्स, इसको कहते हैं बटाई पर। आगे चलते हैं। जमींदारों। ठीक फ्रेंड्स, जमींदारों को किसानों से भी लगान मिलता। ठीक फ्रेंड्स, जमींदारों को किसानों से भी लगान मिलता। उनका एक 10/11 भाग उन्हें राज्य को देना पड़ता था और वे केवल 1/11 भाग अपने पास रख सकते थे। ठीक फ्रेंड्स, देख लो कितना हाई पावर का टैक्स है। मतलब जमींदारों को किसानों से भी लगान मिलता था और उनका एक 10 भाग उन्हें देना पड़ता था, राज्य को देना पड़ता था, और 1 भाग अपने पास रख सकते थे। ठीक फ्रेंड्स, मतलब ये बात हुई होगी कि मान लो अगर एक खेत है उसमें 11 बोरी गेहूँ हुए तो 10 बोरी इनको दे देता होगा राज्य को और 1 बोरी अपने पास रखता होगा। ठीक फ्रेंड्स, ऐसा समझ लो। किसी कारण से फसल नष्ट हो जाए और जमींदारी को मालगुजारी निश्चित तिथि को नियम पूर्वक चुकानी पड़ती थी, वरना उसकी ज़मीनें बेच दी जाती थी। ठीक फ्रेंड्स, मान लो कोई किसान है और उसकी फसल नष्ट हो जाए या आग लग जाए या ओले पड़ जाए। ठीक फ्रेंड्स, तो इनको तो अपनी काश्तकारी मतलब इनको अपने टैक्स वगैरह से मतलब था। ठीक फ्रेंड्स, इनको अपने टैक्स वगैरह से मतलब था, तो इन्हें कोई मतलब नहीं था कि तुम्हारी फसल जल गई है या नष्ट हो गई है। अगर तुम टाइम पर टैक्स वगैरह नहीं चुकाओगे तो तुम्हारा जो खेत वगैरह है उसे बेच देंगे। ठीक फ्रेंड्स, वो बात बताई गई है। तिथि पूर्वक नियमित पूर्वक चुकानी पड़ती थी। ठीक फ्रेंड्स, मालगुजारी निश्चित समय पर चुकानी पड़ती थी। अगर ऐसा नहीं करोगे तो वरना तुम्हारी ज़मीनें बेच देंगे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे देखेंगे रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ठीक फ्रेंड्स, रैयतवाड़ी बंदोबस्त देखेंगे तो चलिए देखते हैं। दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी भारत में ब्रिटिश शासन। ठीक फ्रेंड्स, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भारत में ब्रिटिश अधिकारियों का मत था। ठीक फ्रेंड्स, दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी भारत में ब्रिटिश अधिकारियों का मत था कि इन क्षेत्रों में बड़ी जागीरों वाले जमींदार नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, मतलब ये अधिकारी वगैरह ऐसा सोच रहे होंगे कि दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी भारत में ज़्यादा बड़े किसान वगैरह या जमींदार नहीं है, इसलिए वहाँ जमींदारी प्रथा लागू करने की स्थिति उलट पुलट जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, मतलब ये सोच रहे थे कि यहाँ बड़े किसान वगैरह नहीं है, बड़े जमींदार नहीं है, तो यहाँ पर ये प्रथा लागू करने से स्थिति उलट पुलट जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। रीड और मुनरो का नेतृत्व में मद्रास के अनेक अधिकारियों ने यह सिफारिश की कि सीधे वास्तविक काश्तकारों के साथ बंदोबस्त किया जाए। ठीक फ्रेंड्स, रीड और मुनरो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये नाम। कई बार पूछा गया कि रैयतवाड़ी किसने चलाई थी? रीड और मुनरो ने चलाई थी। ठीक फ्रेंड्स, और इनके नेतृत्व में मद्रास के अनेक अधिकारियों ने यह सिफारिश की कि सीधे वास्तविक काश्तकारों से बंदोबस्त किया जाए। ठीक फ्रेंड्स,
आगे देखेंगे उन्होंने, ठीक फ्रेंड्स, उन्होंने जिन व्यवस्था का प्रस्ताव रखा उसे रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहा जाता है, ठीक फ्रेंड्स। जो मद्रास के अधिकारी वगैरह थे ना, उन्होंने सिफारिश की थी ना, उन्होंने जिस व्यवस्था का प्रस्ताव रखा उसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। इस प्रथा में काश्तकार के जमीन के जिस टुकड़े को जोतता बोता था उसका मालिक मान लिया जाता था, ठीक फ्रेंड्स। जो भी काश्तकार वगैरह होगा, जो जमीन के जिस भाग पर खेती करता होगा, उसको जोतता वगैरह, वो फसल उगाता होगा, उसी को उसका मालिक मान लिया जाता था। शर्त यह थी कि वह उस जमीन पर मालगुजारी देता रहे, ठीक फ्रेंड, मतलब टैक्स वगैरह देता रहे। देख लो यहाँ भी ये उन्हें प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं, ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होगे कि मतलब तुम अपनी ज़मीन पर खेती वगैरह करते रहो और पैसे हमको देते रहो, हमारा भला करवाते रहो, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखेंगे 19वीं सदी के आरंभ में मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसियों के कुछ भागों में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया, ठीक फ्रेंड्स, लागू किया। प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक 20-30 वर्ष पर इसका पुनर्निर्धारण किया जाता था और आमतौर पर मालगुजारी बढ़ा ही दी जाती थी, ठीक है। मतलब मान लो ये वगैरह यहाँ ये बताया कि 19वीं सदी के आरंभ में मद्रास मुंबई प्रेसिडेंसियों के भागों में रैयत बंदोबस्त लागू कर दिया था। और यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो मान लो 20-30 वर्ष के बाद इसका मतलब जो भी कर वगैरह है वो बढ़ा दिया जाता था, कर की रेट, ठीक है। मान लो 10 वर्ष पहले मान लो 10% ब्याज देना पड़ता होगा किसानों को, अंग्रेजों को, ठीक है। और 20-30 वर्ष के बाद इसका पुनर्निर्धारण करके मान लो 10% से 50% कर दिया, ठीक है। ऐसे बढ़ा दिया जाता था, ठीक है। इनका जो ब्याज की रेट की दर थी ना, और यही बताया जा रहा है 20-30 वर्ष के बाद इसका निर्धारण किया जाता था, पुनर्निर्धारण किया जाता था, ठीक है। और आमतौर पर मालगुजारी की रेट बढ़ा दी जाती थी। मतलब मान लो 20% है एक साल की, अगले साल मान लो 20 की 25 कर दी, अगले साल फिर 30 कर दी, ऐसे बढ़ा रहे होंगे ये, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखते हैं ज़मीन पर रैयतों का मालिकाना हक को 3 अन्य कारणों से भी समाप्त किया जा सकता था, ठीक फ्रेंड्स। जो ज़मीन के जो मालिकाना हक है वो 3 कारणों से और भी समाप्त किया जा सकता था। अधिकांश क्षेत्रों पर निर्धारित मालगुजारी बहुत अधिक होती थी, जैसा कि ऊपर बताया, ये बढ़ाते जा रहे थे रेट टैक्स का, ठीक फ्रेंड्स। अधिकांश क्षेत्रों पर निर्धारित मालगुजारी बहुत अधिक होती थी, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, ठीक फ्रेंड्स, दूसरा कारण देखेंगे, सरकार ने जब भी चाहे मालगुजारी बढ़ाने का अधिकार अपने हाथों में ले रखा था, जो ऊपर बता दिया मैंने। अगर तीसरा देखेंगे, अगर रैयत की फसल सूखा या बाढ़ से, ठीक फ्रेंड्स, अगर रैयत फसल सूखा या बाढ़ से थोड़ी या पूरी तरह नष्ट हो जाए तो भी मालगुजारी देनी पड़ती थी, ठीक फ्रेंड्स। समझ रहे होंगे कि ये मतलब कोई भी दया धर्म नहीं था, इनके दया धर्म के नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मतलब सरकार की मालगुजारी यही बढ़ा भी सकते थे, और मतलब थोड़ी भी बाढ़ वगैरह आ जाए तो ये पूरी फसल नष्ट हो जाए, मालगुजारी इनको देनी पड़ती थी, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखेंगे मालवाड़ी प्रथा, गंगा के दोआब में, ठीक फ्रेंड्स, गंगा के दोआब में पश्चिमी उत्तर प्रांत में, मध्य भारत के कुछ भागों में और पंजाब के जमींदारों का एक संशोधित रूप लागू किया गया था, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखेंगे जिसे मालवाड़ी प्रथा कहा गया है, ठीक फ्रेंड्स। इस व्यवस्था को मालगुजारी या बंदोबस्त अलग अलग गांवों या महलों के आधार पर उन जमींदारों या उन परिवारों के मुखियाओं के साथ किया गया जो सामूहिक रूप से उस गांव के या महल के भूस्वामी होने का दावा करते थे, ठीक फ्रेंड्स। भूस्वामी होने का दावा करते थे। आगे चलेंगे, आगे देखिए पंजाब में ग्राम प्रथा के नाम से जाने जाने वाली एक संशोधित मालवाड़ी प्रथा लागू की गई, ठीक फ्रेंड्स। पंजाब में ग्राम प्रथा के नाम से जाने वाली एक संशोधित मालवाड़ी प्रथा लागू की गई थी, ठीक फ्रेंड्स। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, नीचे कुछ है नहीं हमारे लिए पढ़ने के लिए, ठीक फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।